माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत। फ्रेंड, आज हम आपको जीके की दृष्टि सामान्य ज्ञान के 2023 और 24 की परीक्षा में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाएंगे। तो बच्चों, हम देखते हैं हमारा जो आज का वीडियो है वो बायोलॉजी के टॉपिक पर आधारित है और यह जो सामान्य ज्ञान की आपकी दृष्टि पुस्तक आती है उससे चुने हुए महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें समायोजित किए गए हैं। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए बच्चों आप कमेंट्स के जरिए यदि आप जानते हैं तो आंसर भेज सकते हैं। बच्चों, इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वो पहला होगा पॉलीग्राफ। ठीक है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर पहला उत्तर हमारा सही हो जाएगा पॉलीग्राफ। ठीक, अब हमारा अगला प्रश्न, पानी की बूंद गोलाकार क्यों होती है। ठीक, जो पानी की बूंद होती है आखिर क्या रीजन है कि वो पानी की बूंद गोलाकार हो जाती है। इसका सही आंसर है बच्चों पृष्ठ तनाव के कारण। जो पृष्ठ तनाव होता है उसके कारण ही जो पानी की बूंद होती है वो गोलाकार हो जाती है। अगला प्रश्न, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है या घनत्व घटता जाता है या समान नियत बना रहता है या शून्य हो जाता है। तो बच्चों, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, पानी जब जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, लैंप की बत्ती में यहाँ पर हो जाएगा लैंप की बत्ती में किसके कारण तेल ऊपर चढ़ता है। ठीक, पहला ऑप्शन कोश की घटना के आधार पर, दूसरा है दाब अंतर के आधार पर, तीसरा है तेल की कम श्यानता के आधार पर और चौथा है ससंजक बल के कारण। ठीक है, तो इसका बच्चों जो हमारा आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा कोशिकी घटना के आधार पर, क्योंकि कोशिकी जो हमारी कोशिकी घटना होती है उसके आधार पर लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता रहता है। अगला प्रश्न, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, यानी जो नैनो द्रव्य होते हैं उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। बल होता है, घर्षण होता है, दाब होता है या तापमान होता है। ठीक है, तो बच्चों जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा होगा घर्षण। ठीक है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है हमारा, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कब करता है। पहला ऑप्शन काला और खुरदरा होने पर, दूसरा है काला और मसरण होने पर, तीसरा है सफ़ेद और खुरदरा होने पर और चौथा ऑप्शन हमारा है सफ़ेद और मसरण होने पर। ठीक है, तो बच्चों जब कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है तभी करता है जब वो काला और खुरदरा होता है। ठीक है, तब वो ऊष्मा को अधिक अवशोषित करता है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, थर्म किसका यूनिट है। ठीक है, पहला ऑप्शन शक्ति का, दूसरा है ऊष्मा का, तीसरा है प्रकाश का और चौथा है दूरी का। तो इसमें जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बच्चों वो थर्म ऊष्मा का यूनिट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन प्रकाश की तरंगे, दूसरा है ऊष्मा, तीसरा है ध्वनि की तरंगे और चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे। ठीक है, तो बच्चों इसका सही ऑप्शन हमको कमेंट्स के जरिए भेजना है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता देना है कि इसका सही ऑप्शन होगा कि ध्वनि की जो तरंगे होती हैं वो शून्य में संचरण नहीं करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं। ठीक है, जो एक्स किरणें होती हैं वो किस प्रकार की तरंगे हैं। पहला ऑप्शन हमारा अनुदैर्ध्य है, दूसरा अनुप्रस्थ है, तीसरा विद्युत चुंबकीय है और चौथी प्रत्यास्थ। ठीक है, तो जो हमारी एक्स किरणें होती हैं बच्चों वो विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं और जो प्रकाश की तरंगे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न हमारा, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है कौन सी? अवरक्त किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं, पराश्रव्य तरंगे लाई जाती हैं, दृश्य प्रकार लाई जाती हैं, या एक्स किरणें लाई जाती हैं। ठीक है, तो बच्चों जो सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन करने में जो प्रयोग में लाई जाने वाली तरंगे होती हैं, उन तरंगों को क्या कहा जाता है? वो सब हमारी एक्स किरणें होती हैं। कौन सी? सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा एक्स किरणें होती हैं। ठीक, अगला प्रश्न संख्या 11, दूर संचार के लिए प्रयोग की जाती हैं कौन सी तरंगे? ठीक है, दूर संचार के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली तरंगे कौन सी होती हैं? तो दृश्य प्रकाश पहला है, दूसरा है इंफ्रारेड, तीसरा है अल्ट्रावायलेट और चौथा है माइक्रोवेव। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा, दूर संचार के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो कितनी तरंगे होती है वो माइक्रोवेव होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न पढ़ाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए। अब देखते हैं बच्चों, हमारा प्रश्न संख्या 12 है, एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, पहला है ध्वनि तरंग का, दूसरा है एक्स किरण का, तीसरा है पराश्रव्य तरंग का और चौथा है चुंबकीय तरंग का। तो इसका सही आंसर बच्चों, इसका हमारा चौथा सही ऑप्शन हो जाएगा चुंबकीय तरंग। ठीक है, एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, इक्थियोलॉजी, दूसरा है एंटोमोलॉजी, तीसरा है पैरासिटोलॉजी और चौथा है माइकोलॉजी। तो यहाँ पर कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 14, जेरोंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ठीक है, जेरोंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शिशुओं के अध्ययन से, महिलाओं के अध्ययन से, या त्वचा की बीमारी से, या वृद्ध के अध्ययन से। ठीक है, तो जेरोंटोलॉजी होता है वो बच्चों वृद्धों के अध्ययन से संबंधित होता है। जो वृद्ध महिलाएं या वृद्ध पुरुष होते हैं उनके अध्ययन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, फंक ने किसका आविष्कार किया था? विटामिन का, हार्मोन का, प्रोटीन का, या एंजाइम का? तो जो फंक थे उन्होंने बच्चों विटामिन का आविष्कार किया था। किसका? विटामिन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, डायलिसिस किससे संबंधित है? यकृत से, वृक्क से, आँखें से, या मस्तिष्क से? तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं जो डायलिसिस होता है वो बच्चों वृक्क से संबंधित होता है। ठीक है, डायलिसिस फेफड़ों का ही किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 17, किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? पहला है विटामिन ए को, दूसरा विटामिन बी को, तीसरा विटामिन सी को और चौथा ऑप्शन हमारा है विटामिन डी को। तो यहाँ पर जो प्रश्न है बच्चों इसमें साफ साफ कहा गया कि किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है। तो जो हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा विटामिन डी, विटामिन डी को ही हार्मोन्स कहा जाता है। अगला प्रश्न, जोनास साल्क ने किसकी खोज की थी? ठीक है, पहला ऑप्शन चेचक के टीके की, दूसरा है हाइजे के टीका की, तीसरा है पोलियो का टीका की और चौथा कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन संख्या 3, जोनास साल्क ने पोलियो के टीका की खोज की थी। अगला प्रश्न संख्या 19, पेडोलॉजी किसके वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? ठीक है, पहला है वायुमंडल के वैज्ञानिक अध्ययन से, दूसरा है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से, तीसरा है प्रदूषण के वैज्ञानिक अध्ययन से और चौथा है बीजों के वैज्ञानिक अध्ययन से। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो पेडोलॉजी होता है वह मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित होता है। किसके? मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित होता है। और अगला प्रश्न संख्या 20, नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? नोस्कापीन, ठीक है, पोस्ता से, दूसरा है तुलसी से, तीसरा गंध सफ़ेदा यहाँ पर यूकेलिप्टस को कहा जाता है और चौथा है इफेड्रा से। तो जो बच्चों नोस्कापीन होता है वो पोस्ता से प्राप्त किया जाता है।
अगला प्रश्न संख्या 21 है कि किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। ठीक है, लाइकेन समूह के जीवों का, और दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है साइनोजीवाणु और चौथा है डायटम समूह। ठीक, तो यहाँ पर एक बार पुनः प्रश्न देख लेंगे कि किस समूह के जीवों का डूबने से हुई जो मृत्यु उनकी होती है उसका पता लगाने में महत्व होता है। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों होगा डायटम समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है। अगला प्रश्न, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधियों को दर्ज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो ईईजी का प्रयोग होता है इसके लिए मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों, हृदय की गतिविधियों को, फेफड़े की गतिविधियों को, मस्तिष्क की गतिविधियों को और मांसपेशियों की गतिविधियों को। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन हमारा आंसर जो हमारा ऑप्शन संख्या 3 है, मस्तिष्क की गतिविधियों को हो जाएगा। यानी ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधियों को दर्ज करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 23, अफीम का मुख्य अवयव क्या है। अफीम का पहला है मार्फिन, दूसरा है हेरोइन, तीसरा है एट्रोपिन और चौथा है क्विनीन। तो बच्चों जो अफीम का मुख्य अवयव होता है वो होता है मार्फिन। ठीक है, मार्फिन होता है। अगला प्रश्न संख्या 24, इसमें लिखा है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ कहाँ स्थित है। ठीक है, तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान कैबुल लामजाओ कहाँ स्थित है। मिजोरम में, नेपाल में, गुजरात में और मणिपुर में। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर में। ठीक है, तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ जिसका नाम है वो मणिपुर में स्थित है। और अब इस वीडियो का अंतिम और प्रश्न संख्या 25 है कि प्रसिद्ध गिरिवन कहाँ स्थित है। ठीक है, मैसूर में, कश्मीर में, गुजरात में और केरल में। तो चारों ऑप्शन में से बच्चों एक ऑप्शन सही है, कमेंट्स के जरिए उसका उत्तर भेजना है आपको। बच्चों जो प्रसिद्ध गिरिवन है या गिरि राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो वो गुजरात में ही स्थित है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बायोलॉजी से जुड़े हुए 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। और बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे संपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।